हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है? तो देखिए कौन सा अधिनियम है वो, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉलेक्ट अधिनियम है जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार ने रॉलेक्ट एक्ट पारित किया जिसने पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकना था। तो रॉलेक्ट एक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए कौन सा था इनमें से क्रिप्स मिशन का उद्देश्य, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए राजी करना, ये क्रिप्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य था। देखिए क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था और ये जो मिशन था ये विफल रहा था। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? देखिए कौन सी घटना के दौरान दी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। देखिए होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का नाम घर घर में पहुंचा जाने लगा और इसी वजह से उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से लिया गया था। 2 होम रूल लीग थे। देखिए पहला जो था 1 अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और 1 सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा, और ये दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पर, इसलिए आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1916, 1 सितंबर 1916। और होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासन पाना, ये होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था इस समय, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन याद किया जाता है। देखिए बंकिम चंद्र द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। बाद में इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने धुन दी और 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक अधिवेशन में पहली बार इसे लोगों के सामने गाया गया था। इसे 1937 में एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था। पेशवा ने निम्नलिखित में से किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करी? तो देखिए कौन सी संधि के साथ, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बेसिन की संधि। पेशवा ने बेसिन की संधि के माध्यम से अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। देखिए 31 दिसंबर 1802 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह मराठा साम्राज्य के विघटन की दिशा में एक निर्णायक कदम रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833, जिसने औपचारिक रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथों में केंद्रीकृत कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो देखिए कौन है जिसने पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट की है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। देखिए लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद ने प्रत्येक सदस्य को अलग विभाग और जिम्मेदारियां दी गई थी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने से सक्रिय रूप से इनकार कर देना, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। देखिए सविनय अवज्ञा का अर्थ था किसी भी नागरिक द्वारा सरकार के कुछ कानून, आदेशों, मांगों का पालन करने से सक्रिय रूप से इनकार कर देना। वर्ष 1930 में एम के गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करके, यानी कि महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करके भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। किस वर्ष सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो किस वर्ष किया गया था ये? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1841 में ये किया गया था। देखिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने 1823 में एक सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति नियुक्त की थी, जिसका काम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देना था। उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे। 1841 में इसकी जगह शिक्षा परिषद ने ले ली थी। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने फारस और फारसी प्रश्न नामक पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा फारस और फारसी प्रश्न पुस्तक लिखी गई है। देखिए लॉर्ड कर्जन ने फारस और फारसी प्रश्न नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक वर्ष 1892 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक सरकार, सम्राट और सेना सहित फारसी संस्थानों का अवलोकन देती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखी गई थी। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो देखिए कौन सी मशीन है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। देखिए भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राम कहा जाता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो देखिए इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए यह पर्यावरणीय ऊर्जा है, जिसका उपयोग मनुष्य लंबे समय तक करता है। इस प्रकार की ऊर्जा प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होती है और अंतर्निहित है। ये स्रोत पर्यावरण में कोई भी प्रदूषण नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वाला ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव विद्युत ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो देखिए इनमें से क्या होगा कि जनसंख्या घट जाएगी? तो 13 का करेक्ट ऑप्शन ए है। जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर अधिक हो जाए तो जनसंख्या घट जाएगी। देखिए किसी भी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक विकास दर कहा जाता है। यदि जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या बढ़ती है, यदि मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या घटती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो देखिए किससे फैल सकता है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जल के द्वारा पीलिया रोग फैल सकता है। देखिए पीलिया दूषित जल से फैल सकता है। यह रक्त और रक्त के ऊतकों में बिलीरुबिन के जमा होने के कारण होने वाली बीमारी है। बिलीरुबिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन पर उत्पन्न होता है। तो पीलिया दूषित जल से फैल सकता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट है। जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता हॉट स्पॉट है। देखिए पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद है और अधिकांश पर्णपाती चट्टानें और वर्षा वनों को आच्छादित करता है। देखिए 4 प्रकार के जो जैव विविधता वाले स्थान है वो कौन से हैं भारत में? तो पहला तो हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा भारत वर्मा क्षेत्र और चौथा सुंदरवन। ये चारों बहुत अच्छे से याद रखने होते हैं क्योंकि यही ऑप्शन देके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो देखिए वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21% वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। देखिए संरचना के अनुसार शुष्क हवा में लगभग 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें होती है। ऑक्सीजन का जो अनुमान है वो 21%, देखिए 20.9 यानी कि 21% हो जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है, ये आपको याद रखना है।
वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो देखिए इनमें से कौन सी परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ता है? तो सी सही हो जाएगा, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। देखिए यात्री विमान अधिकतर निचली समताप मंडल परत में और ट्रोपोपॉज के शीर्ष स्तर में उड़ते हैं, क्योंकि ये कम अशांत परतें होती है और एक आसान सवारी प्रदान करती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच मौजूद परत को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो देखिए पर्यावरण के लिए इसमें किससे खतरा है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक आवासों के विनाश के माध्यम से देश में तेजी से जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास पर्यावरण को खराब कर रहा है। तो जो बढ़ती जनसंख्या है वो पर्यावरण के लिए एक खतरा है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। देखिए सहारा एक गर्म रेगिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये भी आपको याद रखना है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जहाँ ताप प्राय 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करना था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। देखिए बहुत पूछा जाता है जो नदियों के तट पर स्थित शहर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रयागराज। ये गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। देखिए कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ शहर हैं। बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि क्या इंगित करता है बीओडी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पानी बहुत प्रदूषित है, बीओडी की उच्च मात्रा ये इंगित करती है। देखिए नदियों में जल प्रदूषण को घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। घुलित ऑक्सीजन एक माप है कि पानी में कितना ऑक्सीजन घुल जाता है। उच्च बीओडी का अर्थ है कि रोगाणुओं के कारण पानी अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो देखिए किस प्रकार की बीमारी है ये, तो सी करेक्ट हो जाएगा, जल उत्पन्न बीमारी है हेपेटाइटिस ए। तो देखिए हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन और पानी से फैलता है। यह यकृत ऊतक की सूजन है और 2 प्रकार की होती है ये। देखिए जो तीव्र होती है वो 6 महीने के भीतर ठीक हो जाती है और जो पुरानी होती है वो 6 महीने से अधिक समय तक बनी रहती है। तो जो हेपेटाइटिस है ये दूषित भोजन और पानी से होने वाला रोग है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मृत्यु हो जाती है। देखिए जब जल निकाय में वाहित मल डाला जाता है तो तालाब में अवशिष्ट जल तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है। इस अपघटन प्रक्रिया से जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जल में विलीन ऑक्सीजन कम हो जाता है तो मछलियों की मृत्यु हो जाती है। लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये जर्मन स्कूल से संबंधित है लैंडशाफ्ट विचारधारा। देखिए लैंडशाफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। 19वीं सदी के अंत में जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा विकसित यह विशेष रूप से भूदृश्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, तो देखिए कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। देखिए भारत में बहुत कम प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियों में पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल है। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी?
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई थी। देखिए ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार तृतीय के आयोजन के दौरान रखी गई थी। राजधानी की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो देखिए किसके कारण होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। वातावरणीय अपवर्तन के कारण सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया होती है। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के ग्लास की तुलना में, क्योंकि तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा कि पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसमें चाय पीना सुविधाजनक होता है। एक स्टील के ग्लास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग से गर्म चाय पीना आसान है, क्योंकि चीनी मिट्टी एक ऊष्मा रोधी है और ऊष्मा को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देती है, इसलिए चीनी मिट्टी के कप में चाय पीना चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। हमेशा आभासी होता है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। देखिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे, सीधे और आभासी होते हैं। जैसे जैसे वस्तु और लेंस के बीच की दूरी घटती है वैसे वैसे आभासी प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो देखिए किसे जन्म दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नीतिवाद को नवनीतिवाद को, तो यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए भूगोलवेता विफ्रीड टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचार पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद को बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नवीन निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। इसके तहत प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नियतिवाद को और नवनियतिवाद को जन्म दिया है। तो दो ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो देखिए कौन सी सही हो जाएगी आपेक्षिक घनत्व के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन ए है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये आपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। देखिए किलोग्राम प्रति घन मीटर। आपेक्षिक घनत्व किसी दिए गए तापमान पर किसी वस्तु के घनत्व और उसके संदर्भ वस्तु या पदार्थ के घनत्व के बीच का अनुपात होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है, तो देखिए इस घटना का नाम क्या है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, उत्सादन है इस घटना का नाम। देखिए किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहलाता है। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। ये घटना उत्सादन कहलाती है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी है, पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में बना रहता है। देखिए कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु पारा है। पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। और देखिए जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है। हमसे क्वेश्चन में धातु पूछा गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पारा है। जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बना रहता है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 50%। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो देखिए मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुल 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है, जो राज्य का लगभग 50% क्षेत्रफल कृषि योग्य है।
राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की गई थी। देखिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो देखिए कितने हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है 14। पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 संसदीय क्षेत्र आता है। बिहार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 243 निर्वाचन क्षेत्र तथा जो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो देखिए कौन सी कंट्री से उधार लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा से ये उधार लिया गया था। देखिए भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार इत्यादि ये सभी भी कनाडा से प्रेरित है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने का योग्य तभी है जब उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, है ना। न्यूनतम या कम से कम आयु 30 वर्ष की हो, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होती है। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, मेकाल श्रेणी। देखिए जो सोन नदी है, अमरकंटक एक पवित्र शहर एवं गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मेकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है, जो समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। ठीक है, तो ये जो अमरकंटक है इसके बारे में याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद कैमूर, पश्चिम चंपारण और पूर्व चंपारण है, जहाँ पे क्रमशः इतना इतना गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए क्या सही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, डफरिन। डफरिन के द्वारा ये कहा गया था। देखिए डफरिन ने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। इनमें से कौन सा एक अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए अहरार आंदोलन से मौलाना मजरुल हक और मौलाना जफर अली दोनों ही संबंधित है, जबकि मौलाना अल्फात हुसैन अली ये संबंधित नहीं है। मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक जो इससे संबंधित है। देखिए अहरार आंदोलन से मौलाना अल्ताफ हुसैन अली संबंधित नहीं है। इस आंदोलन की शुरुआत 1910 में हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफर अली खान और हसन इमाम इत्यादि थे। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए किसने किया है? तो प्रमुख जनजातीय आंदोलन कोल विद्रोह 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। ये आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये आंदोलन बाहरी लोगों, अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन रहा है। उसका नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था?
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1858 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। देखिए 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण इनका देहांत हो गया था। जो कुंवर सिंह है ये जगदीशपुर के राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इसमें जिला अधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। इस अपराध में 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि भारतवर्ष में विधि की शून्यता का जो पहलू पाया जाता है उसमें एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है। देखिए न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है और एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। तो इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो देखिए कौन सी समिति थी? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौहान समिति का ये उद्देश्य था कि दल बदल की सटीक परिभाषा दी जाए। देखिए वाई बी चौहान की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसने फरवरी 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसका मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, 1676 mm ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। देखिए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज 1676 mm या 1.676 मीटर होती है, जबकि मीटर गेज व छोटी लाइन की चौड़ाई 1.0 मीटर या 0.762 मीटर होती है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।